Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. This is third lecture on chapter 3, that is basic computer organization and design. Today's lecture we will start with topic input output configuration. अब कोई भी कंप्यूटर है उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, माइक्रोफोन होता है जिससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारी इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ से डेटा कंप्यूटर में फ्लो होता है। उसी तरह आउटपुट डिवाइसेस होती है, जैसे ये मॉनिटर है जो आपके फ़ोन की स्क्रीन होगी, वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर रहा है, तो वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस ज़रूरी होते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और उनका कम्युनिकेशन भी प्रोसेसर के साथ साइमल्टेनियसली होता रहता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट के साथ किस तरह कॉन्फ़िगर्ड होता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर यूजेस INPR and OUTR register to communicate with input device and output device respectively। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा होता है वो इनपुट रजिस्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं INPR से, उससे इनपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, और जो आउटपुट रजिस्टर होता है OUTR से, जिसको हम डिनोट करते हैं, उससे वो आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। फिगर में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट टर्मिनल में हमारा एक इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है जो कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड का काम क्या होता है, कुछ भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, वो कैरेक्टर या लेटर जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, वो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू जाएगा। अब क्योंकि यहाँ कीबोर्ड से कंप्यूटर के तरफ ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, इसलिए इस इंटरफेस को हम ट्रांसमीटर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा होता है, डेटा बिट बाय बिट जा रहा होता है। फिर जो कंप्यूटर रजिस्टर इनपुट डिवाइस के लिए कौन सा यूज़ होगा, इनपुट रजिस्टर जिसको हम INPR से डिनोट करते हैं वो यूज़ होगा। उसी तरह जो आउटपुट डिवाइस, जैसे कि इस केस में प्रिंटर है, उससे हम रिसीवर इंटरफेस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर से डेटा प्रिंटर के साइड जा रहा है, इसलिए वो डेटा रिसीव कर रहा है, इसलिए इस इंटरफेस को हम रिसीवर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, इनपुट रजिस्टर और INPR is associated with 1 bit flag, FGI फ्लैग। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हैं जो इनपुट रजिस्टर है वो FGI फ्लैग के साथ एसोसिएटेड होता है। FGI फ्लैग मतलब इनपुट फ्लैग, ये एक बिट का फ्लैग होता है। इनपुट फ्लैग इज सेट टू 1 when कीबोर्ड इज ट्रांसमिटिंग डेटा टू इनपुट रजिस्टर। जब हमारा कीबोर्ड या कोई भी इनपुट डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर रहा होगा इनपुट रजिस्टर को, उस टाइम पे जो FGI फ्लैग होता है वो सेट हो जाएगा 1 पे। ठीक है, एंड क्लियर टू 0 व्हेन कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड। जब वो डेटा को अक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा कंप्यूटर, तो जो इनपुट फ्लैग होता है वो क्लियर होकर 0 पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, as long as input flag is 1, the information in input register cannot be changed by further key inputs। ठीक है, जब हमारा इनपुट फ्लैग सेट हो जाएगा, तो मैं इनपुट डिवाइस से कुछ भी डेटा एक्स्ट्रा ऐड करूँगा तो भी जो इनपुट रजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, वो लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर चेक्स FGI flag, if it is 1, it transfers information from input register to accumulator and clears FGI flag to 0। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, जो इनपुट फ्लैग होता है उसको चेक करता है, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो
तो इनपुट रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड है उसको अक्यूमुलेटर में लोड करवा देगा, और जैसे ये लोड करवाएगा उसके बाद वो इनपुट फ्लैग को क्लियर कर देगा। वंस इनपुट फ्लैग इज क्लियर, न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कीबोर्ड कैन बी ट्रांसफर्ड टू इनपुट रजिस्टर। जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम नया डेटा इनपुट डिवाइस से नहीं ले सकते इनपुट रजिस्टर। ठीक है, ले इनपुट डिवाइस से डेटा लेने के लिए जो हमारा इनपुट फ्लैग FGI है उसका क्लियर होना ज़रूरी होता है। सिमिलरली 8 बिट आउटपुट रजिस्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं OUTR से, इज एसोसिएटेड विथ 1 बिट FGO फ्लैग। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं जो आउटपुट रजिस्टर है वो एक FGO फ्लैग के साथ एसोसिएटेड होता है। FGO फ्लैग का मतलब होता है आउटपुट फ्लैग। ठीक है, ये एक 1 बिट का फ्लैग होता है। कंप्यूटर it is initially set to 1 which indicates output register is empty। ठीक है, जब हमारा आउटपुट रजिस्टर खाली होगा तब जो FGO फ्लैग वो सेट पे रहेगा। कंप्यूटर चेक्स FGO फ्लैग बिफोर ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अक्यूमुलेटर टू आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर चेक करेगा कि आउटपुट फ्लैग सेट है कि नहीं। अगर वो सेट होगा तभी वो डेटा अक्यूमुलेटर से आउटपुट रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेगा। इफ़ output register is equals to 1, computer transfers information from accumulator to output register and FGO flag is cleared to 0। When output register is 0, output device accepts character from output register। ठीक है, जब वो FGO flag 0 होगा, ठीक है यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, जब FGO flag की वैल्यू 0 होगी उसका मतलब क्या, आउटपुट रजिस्टर के अंदर डेटा पहले से ही लोड है। तब जो आउटपुट डिवाइस है वो आउटपुट रजिस्टर से डेटा रिसीव करेगी। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमारा आउटपुट रजिस्टर है वो खाली हो जाएगा, तो जो हमारा FGO फ्लैग है वो सेट हो जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है प्रोग्राम इंटरप्ट्स। प्रोग्राम इंटरप्ट से पहले हम देख लेते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में देखा ही था टोटल 3 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड होंगे उनको हम क्लासीफाई करते थे एज अ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर इंडिकेटेड बाय D7I-T3। ठीक है, सारे इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए जो कंट्रोल फंक्शन होगा वो D7I-T3 रहेगा। फिर 6 to 11 फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR इंडिकेट्स टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो D7 वाली बिट होगी वो हमेशा हाई होगी, I वाली बिट भी हाई होगी और T3 वाली बिट होगी वो भी हाई होगी, तभी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के 6 से लेके 11 वाली जो बिट्स होती हैं वो डिसाइड करेंगी कि कौन से टाइप का इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होना है। डिफरेंट माइक्रो ऑपरेशंस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर शोन इन टेबल। ठीक है, टेबल में अलग अलग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। सबसे पहला है इनपुट, जब मेरे को इनपुट डिवाइस से डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर करवाना है तो D7 बिट हाई है, जो I वाली बिट है वो भी हाई है, T3 है और B11 वाली हाई है। इनपुट के लिए B11 को हमको हाई रखना पड़ता है। और इसका माइक्रो ऑपरेशन क्या होगा, सबसे पहले जो FGI फ्लैग है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, फिर इनपुट रजिस्टर में जो डेटा है उसको अक्यूमुलेटर में लोड करवा रहे हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आउट, यानी डेटा को मैं अक्यूमुलेटर से आउटपुट रजिस्टर में भिजवा रहा हूँ। तो D7 हाई रहेगी, I भी हाई रहेगी, T3 भी रहेगी हाई। और आउटपुट के लिए B10 वाली जो बिट होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वो हाई होगी। ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा होगा, माइक्रो ऑपरेशन, FGO फ्लैग है वो क्लियर होगा,
फिर अक्यूमुलेटर में जो डेटा है 0 से लेके 7th बीट में, वो आउटपुट रजिस्टर में चला जाएगा। फिर आउटपुट रजिस्टर से डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेसर के स्कोप के बाहर होता है, इसलिए हम मेंशन नहीं करते हैं। उसके बाद है कंडीशनल इंस्ट्रक्शन स्किप इनपुट। स्किप इनपुट के लिए B9 वाली बिट हाई रहती है। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है, इफ़ FGI इनपुट फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 देन इंक्रीज प्रोग्राम काउंटर बाय 1। इसी तरह स्किप आउटपुट होगा, इफ आउटपुट फ्लैग इज 1 देन इंक्रीज प्रोग्राम कंट्रोल बाय 1। इसके लिए जो B8 वाली बिट होती है वो यूज़ होती है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे D7, I और T3 सारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में हाई रहती है, और जो B11 से 6 है वो बता रहे कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको पूरा याद करने की जगह सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बिट है कौन सी हाई है वो ही याद रखने का, उससे आपको इंस्ट्रक्शन याद रहेंगे। फिर आता है ऑन इंटरप्ट, उसमें B7 ऑन होता है। वो क्या करता है, जो इंटरप्ट एनेबल होता है उसको सेट करता है। फिर होता है ऑफ इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। ऑफ इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो इंटरप्ट वाली बीट होती है उसको क्लियर कर देता है। उसके लिए B6 बीट यूज़ होती है। ठीक है, मैं फिर से शॉर्ट क्विकली बता देता हूँ। जब B6 बीट हाई होगी रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तब इनपुट ऑफ वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। जब B7 हाई होगी तो इंटरप्ट ऑन वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। B8 हाई होगी तब स्किप आउटपुट वाला कंडीशनल इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। B9 के लिए स्किप इनपुट वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। B10 के लिए आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, और B11 के लिए इनपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोग्राम इंटरप्ट्स। कंप्यूटर हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हेनेवर दे रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। ठीक है, कंप्यूटर में हमारा CPU होता है, उसका नॉर्मल काम होता है कि वो जो उसको इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो मेमोरी में से फैच कर और डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ये वो नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म कर रहा होता है। मगर हम कंप्यूटर के साथ बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा देते हैं। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल हो गया आपका माउस, जो क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड हमारे कैरेक्टर एंटर्स करने के लिए होता है। माइक्रोफोन है, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए हो गया। वेबकैम है, ये सारे इनपुट डिवाइस हो गए। उसी तरह बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। स्पीकर हो गया, स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनको भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर का काम होता है कि इनको सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, कंप्यूटर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय टू मेथड्स। द फर्स्ट इज पोलिंग मेथड एंड सेकेंड इज इंटरप्ट मेथड। ठीक है, जो IO डिवाइसेस होती है, जिनको हम IO पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, उनको कंप्यूटर दो तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। एक तो पोलिंग मेथड होती है और दूसरी होती है इंटरप्ट मेथड। अब पोलिंग मेथड में क्या होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है वो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा सिक्वेंशियली 1 बाय 1, और देखेगा कि उसको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सपोज़ मेरे पास 10 डिवाइसेस हैं IO डिवाइस, तो वो हर एक के पास 1 बाय 1 जाएगा और देखेगा कि उसको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर होगी तो सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस मेथड का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम चेक करने में जाता है कि सबको इंटरप्ट है कि नहीं, की वजह से जो प्रोसेसिंग पावर है उसका वेस्ट हो जाता है। फिर प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। और इसका एक और ड्रॉबैक है कि सपोज़ जो मेरा 10th एलिमेंट था उसको सर्विस चाहिए थी, मगर हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, फर्स्ट से चालू करेगा और 1 बाय 1 जाके लास्ट में 10th पे पहुंचेगा, उसमें और टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए पोलिंग मेथड को हम यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी मेथड होती है इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड में क्या होता है,
जो प्रोसेसर होता है वो हर एक डिवाइस के पास नहीं जाता है, उसके टोटली अपोजिट सिचुएशन बनती है। जिस डिवाइस को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है कि मुझे सर्विस की ज़रूरत है, मुझे सर्विस प्रोवाइड करो। फिर हमारा प्रोसेसर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बट नेचुरली ये एक फास्टर प्रोसेस होगी, और इसमें जो प्रोसेसर का प्रोसेसिंग पावर होता है उसका एफिशिएंट यूज़ होता है। इसलिए हम इंटरप्ट मेथड को प्रीफर करते हैं कंपेयर टू पोलिंग मेथड। रूटीन दैट इज फॉलोड टू सर्विस द इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, अब मेरा जो प्रोसेसर है वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कर रहा होता है। और जब इंटरप्ट आएगा तो कंप्यूटर क्या करता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन होता है उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद एक प्री डिफाइंड रूटीन फॉलो करता है, जिसमें इंटरप्ट के रिलेटेड क्या मेरे को टास्क परफॉर्म करना होता है वो सेव्ड होता है। इस रूटीन को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं, ISR। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज मेरा प्रोसेसर एक मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, फिर एक एक्स इंस्ट्रक्शन को जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसको एक IO डिवाइस से इंटरप्ट सिग्नल मिलता है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्स वाला इंस्ट्रक्शन था वो उसको कंप्लीट करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस मेमोरी में स्टोर कर देगा, जब वो इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगा फ्यूचर पर्पस के लिए। जब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा उसके बाद वेक्टर टेबल में जाएगा। वेक्टर टेबल क्या होता है, बेसिकली उसमें हर एक इंटरप्ट का जो ISR होता है उनका स्टार्टिंग एड्रेस दिया होता है। फिर वेक्टर एड्रेस में से वो स्पेसिफिक इंटरप्ट जो आया है उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन ले लेगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन में सिर्फ स्टेप्स लिखे होते हैं कि जब ये इंटरप्ट आए तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करो। तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा और IO डिवाइस को सर्विस दे देगा। तो इसके जो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रोसेसर को बोलता है कि यहाँ सर्विस ख़त्म हो गई है, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। ठीक है, इसमें वो वापस जाने से पहले क्या करता है, अभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस सर्विस मांग सकती है। ये भी पॉसिबल है ना, एक साथ मैंने कीबोर्ड भी टाइप किया है और माउस को भी टाइप किया, वेब कैम भी चला रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या करता है, हर एक इंटरप्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से प्रेफरेंस देता है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा, बाकी सबका एड्रेस स्टोर करके रखेगा और 1 बाय 1 सॉल्व करेगा। तो जब उस हाईएस्ट प्रेफरेंस वाले इंटरप्ट को जब वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा उसके बाद चेक करेगा कि कोई दूसरा इंटरप्ट लाइन में वेटिंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो वो उसका भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जब कोई भी इंटरप्ट बचेंगे नहीं तो वो क्या करेगा, जो मेमोरी एड्रेस पे मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखा था उसको फैच करेगा और अपना नॉर्मल जो मेन प्रोग्राम था उसका एग्जीक्यूशन एज रूटीन चालू कर देगा। ठीक है, तो ये एक पूरी इंटरप्ट साइकिल जब आती है तो कंप्यूटर क्या परफॉर्म करता है, ये वो टॉपिक थी। ठीक है, प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड बाय 3 ways: by external signal, by special instruction in program, and by occurrence of some condition. Interrupt caused by external signal is known as hardware interrupt. ठीक है, अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट सिग्नल बाहर से जनरेट कर रही है, वैसे इंटरप्ट को हम हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं या एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरप्ट कॉज्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको मैं प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करवा रहा हूँ उसको मैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस का रोल नहीं होता, इसलिए इसको हम इंटरनल इंटरप्ट से भी जानते हैं। ठीक है, इंटरप्ट्स कॉज्ड बाय सम अबनॉर्मल कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शनल इंटरप्ट।
कोई abnormal सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से प्रोसेसर को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, उसको हम एक्सेप्शनल इंटरप्ट्स बोलते हैं। इसका कोई मेजर यूज़ नहीं होता है। Interrupts can be further classified as maskable interrupts and non-maskable interrupts. ठीक है? Interrupts which can be enabled or disabled are called maskable interrupts. If the interrupt is masked, then processor will not provide service even if device requests for its service. फिर एक और तरह का क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं हम मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट्स जिनको हम प्रोग्राम की मदद से एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं उसको हम मास्केबल इंटरप्ट्स बोलते हैं। अगर मैं प्रोग्राम की मदद से कोई इंटरप्ट को मास्क करता हूँ तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट मांगेगा सर्विस के लिए प्रोसेसर से, तो भी प्रोसेसर उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो मास्क्ड है। ठीक है, उस तरह के इंटरप्ट्स को हम मास्केबल इंटरप्ट्स बोलते हैं। उसी तरह interrupts which cannot be disabled by program control are known as non-maskable interrupts. IEN flip-flop is used to mask the interrupt. ठीक है, ऐसे इंटरप्ट जिसको हम डिसेबल कर ही नहीं सकते उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था इंटरप्ट्स का। कहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करते हैं एज अ हार्डवेयर इंटरप्ट, जिसका दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट, और अगर अंदर प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ इंटरनल और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। उसी तरह इंटरप्ट मास्केबल है कि नहीं उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं एज अ मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। Now we will see a complete interrupt cycle. What happens when an interrupt is occurred during the operation of processor. First, a return address is stored in memory stack or in a specific memory location. तो जब इंटरप्ट आएगा तो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अपना पहला जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा था उसको कंप्लीट करेगा। के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस वो मेमोरी स्टैक में स्टोर करवा देगा। Then program control goes to vector table which has starting address of interrupt service routine for every interrupt. अब कौन सा इंटरप्ट आया है उसको कौन सी सर्विस दी है वो सारा डेटा जो वेक्टर टेबल होता है उसमें दिया होता है। वेक्टर टेबल में बेसिकली हर एक जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ होता है। तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, स्पेसिफिक एक्स इंटरप्ट आया तो उसका वेक्टर टेबल में स्टार्टिंग इंटरप्ट एड्रेस देखेगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, फिर वो वहाँ से स्टार्टिंग एड्रेस लेके सर्विस प्रोवाइड करेगा। पूरी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, IEN and R flag are cleared to disable further interrupts until the current interrupt request is processed. ठीक है, अब मैं इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी टाइम पे दूसरा इंटरप्ट ना आ जाए उसके लिए जो IEN फ्लैग होता है और R फ्लैग होता है उसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि दूसरे इंटरप्ट इसके इस स्पेसिफिक इंटरप्ट के प्रोसेस करते टाइम ना आवे। ठीक है, अब इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। ये भी सेम वैसा ही है, इसको एग्जांपल दे दिया है। सपोज अपना प्रोसेसर स्पेसिफिक मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, जब वो 1000 पे पहुंचा तब इंटरप्ट आया, तो जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 1001 उसको स्टोर करवा देगा मेमोरी स्टैक में। फिर कौन सा इंटरप्ट आया उसके हिसाब से वेक्टर टेबल में जाएगा और उसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस ले लेगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। फिर वापस आके चेक करेगा कि कोई दूसरे इंटरप्ट है कि नहीं होंगे तो वापस वो जो एड्रेस उसने स्टोर करवाया था वो रिट्रीव करेगा और अपना नॉर्मल मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितनी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल देखी थी उनको हमने जानबूझ के स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था ताकि अंडरस्टैंडिंग इजीली बन सके। अब क्योंकि हमने हर एक पेज को सेपरेटली समझ लिया है तो अब हम पूरे जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसको सिंगल फ्लो चार्ट के अंदर ही समझेंगे। सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो आर फ्लैग होता है उसको हम क्लियर करेंगे, 0 बिट लोड करवा देंगे। IEN को भी 0 कर देंगे और सीक्वेंस काउंटर को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो आर फ्लैग है उसके हिसाब से कंडीशनल ब्रांचिंग होगी, उसके जो स्टेट है उसके हिसाब से प्रोग्राम फ्लो की साइड जाएगा वो रिसाइड होगा। अगर आर फ्लैग क्लियर होगा मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी तो इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी एग्जीक्यूट। उस इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम डिनोट करते हैं R⁻T0 से। इधर हम R⁻ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि R की वैल्यू इधर 0 है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो R⁻ डिनोट करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, तो उसकी एंडिंग करवाते हैं T0 से। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो प्रोग्राम काउंटर है उसको लोड करवाएंगे एड्रेस रजिस्टर में। फिर उसके बाद R⁻T1 वाली साइकिल आएगी। इसमें क्या होगा, प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से और जो एड्रेस में मेमोरी एड्रेस में डेटा स्टोर था उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करवा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आती है वो होती है R⁻T2। ठीक है, जो T2 वाली साइकिल होती है उसमें ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं, डिकोड ऑपकोड इन इनपुट रजिस्टर 12 to 14। ये क्या करता है, जो हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करवाया है उसको डिकोड करते हैं। तो R12 R13 और R14 वाली बिट होती है उसमें ऑपकोड होता है, वो डिकोड होगा। और जो लोअर 12 बिट्स होती हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वो मेरे को एड्रेस देती है, उसको हम एड्रेस रजिस्टर में लोड करवा देते हैं। फिर इनपुट रजिस्टर का जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो 15 बिट होती है वो बताता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। वो डेटा में से मैं आई बिट निकाल दूंगा। ठीक है, फिर एक और कंडीशनल ब्रांचिंग आती है जो कि D7 की आती है। D7 की वैल्यू के हिसाब से प्रोग्राम फ्लो दो साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। अगर D7 की वैल्यू 0 होगी तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा और D7 की वैल्यू 1 होगी तो वो रजिस्टर या तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा। तो सबसे पहले हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के देखेंगे। तो यहाँ D7 0 है, ठीक है, इसलिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूज़ करेंगे। अब एक और कंडीशनल ब्रांच आएगी इधर जो आई के स्टेट पे डिपेंड करेगी। आई क्या होता है, जो 15th बिट 16th बिट होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की उसको हम आई से भी जानते हैं। आई बिट का स्टेट अगर 0 होगा तो डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी और उसका स्टेट 1 होगा सेट होगी तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग देख लेते हैं। जब वो 0 होगा मतलब D7 बार I⁻T3, तब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद T4th साइकिल आएगी। 4th साइकिल में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करो। उसके बाद जो सीक्वेंस काउंटर होता है उसको हम रीसेट कर देते हैं, वापस 0 कर देते हैं। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जो थर्ड साइकिल होगी उसको हम डिनोट करेंगे D⁻I⁻T3 से। इसमें क्या हो जाएगा, जो मेमोरी एड्रेस के अंदर जो डेटा होगा उसका एड्रेस हम एक और मेमोरी में देते हैं और उसका एड्रेस हम एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। वहाँ से वो डेटा लेगा फिर एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। जो 4th साइकिल होगी उसमें क्या होगा, जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीक्वेंस काउंटर फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर जो D7 बिट है
उसकी वैल्यू 1 हो गई, तब क्या होगा, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे। तो रजिस्टर हो रहा है कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, वो आई बीट डिसाइड करेगी। अगर आई बीट की वैल्यू 0 होगी तब हमारा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो थर्ड साइकिल कैसे हम डिनोट करेंगे, D7 आई बार T3 से। एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड रीसेट द सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, क्या करेगा, जो रेफरेंस रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं हम थर्ड साइकिल में, के बाद सीक्वेंस काउंटर को रीसेट कर देते हैं। अगर आई की वैल्यू 1 होगी मतलब इनपुट आउटपुट हमारा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, उसको हम डिनोट करेंगे D7 IT3। ठीक है, हमने देखा ही था अभी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में, कोई भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन रखना है वहाँ पे D7 वाली बीट हाई होनी चाहिए, आई बीट हाई होनी चाहिए और T3 साइकिल चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आती। फिर एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड रीसेट द सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, तो ये हो गया D7 की बीट से जो ब्रांचिंग हो रही थी वो देख ली। अब आर फ्लैग जब 0 था तो इंस्ट्रक्शन साइकिल हो रही थी, अब आर फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी यानी वो सेट होगा तब इंटरप्ट साइकिल होगी। अब उसका फ्लो भी देख लेंगे हम। जब आर की वैल्यू 1 होगी और T0 साइकिल चल रही होगी तब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में हम जो नेक्स्ट एड्रेस होता है उसको सेव करवा देंगे। ठीक है, फिर RT1 में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर में 0 लोड करवा देते हैं। फिर जो TR में डेटा होता है उसको हम जो मेमोरी एड्रेस M लोकेशन पे होती है उसमें सेव करवा देते हैं। जो नेक्स्ट T2 साइकिल होती है वो RT2 से डिनोट होगी, उसमें क्या हो जाएगा, जो इंटरप्ट एनेबल होता है उसको हम क्लियर कर देते हैं, प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं और एक्यूमुलेटर में लोड करवा देते हैं। फिर क्या होता है, आर को रीसेट कर देंगे और सीक्वेंस काउंटर को रीसेट कर देंगे, फिर ये वापस लूपिंग होगी। अगर आर की वैल्यू फिर से 1 आएगी तो ये ब्रांच में वापस जाएगी, अगर 0 होगी तो लेफ्ट वाली ब्रांच में जाएगी। तो ये एक टिपिकल फ्लो चार्ट था कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल का। स्टूडेंट्स इसको एक बार आप देख लीजिए। कंसेप्चुअली आप अगर इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल के जो इंस्ट्रक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम टेबल में देखेंगे। ये टेबल बताता है कौन से फेज आ रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन के। तो सबसे पहला फेज तो आपको पता ही है, फैच हो रहा होता है। फैच में क्या करते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन होता है उसको मेमोरी एड्रेस से फैच करते हैं। ठीक है, तो हम डिनोट कर रहे हैं आर बार T0 से। माइक्रो ऑपरेशन क्या हो रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर में से एड्रेस रजिस्टर में जा रहा होगा। उसी तरह दूसरा फेज होता है डिकोड वाला। डिकोड में क्या होता है, जो अपकोड होता है जो मेमोरी में से आता है उसको हम डिकोड करवाते हैं। जो 12, 13, 14 वाली बिट होती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, तो हम डिकोड करते हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वो पता चलता है। उसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाला फेज आता है। ठीक है, तो हम डिनोट करते हैं D/I T3 से। लास्ट में जो फेज होता है वो इंटरप्ट फेज होता है। इंटरप्ट फेज आपको पता ही है, जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है प्रोसेसर का उसको स्टॉप कर देता है, जो डिवाइस ने इंटरप्ट क्रिएट किया था उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। उसका कंट्रोल फंक्शन भी दिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप एक बार। ठीक है? ये सारे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें सिर्फ जो कंप्लीट साइकिल थी उसके नोटेशंस दिए हुए हैं, सारे माइक्रो ऑपरेशंस दिए हुए हैं। के बाद हम कंप्लीट साइकिल जो देखा था उसके लिए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन समझेंगे। हमको पता था टोटल 7 तरह के मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ही था। वो सारे वही के वही हैं, खाली जो नोटेशंस होती है कंट्रोल फंक्शन की वो चेंज हो जाएगी। कौन सा T0 T4 है वो एंडिंग करेगा, फिर ऐड था,
फिर लोड डेटा इन ए वाला था, एस टी ए था, बन था, बी एस ए था, इंक्रीमेंट जंप इफ नॉट ज़ीरो वाला देखा था हमने। ये सेम वही है, खाली नोटेशंस चेंज हो जाएंगे। उसी तरह इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होंगे। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हमने अभी देखा था और लास्ट लेक्चर में भी देखा था। खाली जो कंप्लीट साइकिल की नोटेशंस आ जाएगी। जैसे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, इनपुट वाला। इनपुट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मेरे को इनपुट रजिस्टर में डेटा स्टोर कर एक्यूमुलेटर में स्टोर करवाना होता है इनपुट डिवाइस में से। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, D7 I T3। और जो इनपुट रजिस्टर की जो 11th बिट होती है वो हाई होगी। हमने पहले इनपुट रजिस्टर की 11th बिट को हम B11 से डिनोट कर रहे थे, यहाँ IR11 से डिनोट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सीक्वेंस काउंटर 0 में हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। फिर जो इनपुट फ्लैग था वो क्लियर हो जाएगा। इनपुट रजिस्टर में से जो डेटा होगा वो अक्यूमुलेटर में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्ट्रक्शन को समझना होता है तो हम हमेशा राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो समझने में ईजी पड़ता है। उसी तरह आउटपुट रजिस्टर होता है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। आउटपुट इंस्ट्रक्शन में क्या होता था, डेटा में जो अक्यूमुलेटर होता है उसमें से आउटपुट रजिस्टर में दे देता हूँ ताकि वो आउटपुट डिवाइस को जा सके। तो सबसे पहले क्या होगा, सीक्वेंस काउंटर होगा वो रीसेट होगा, आउटपुट फ्लैग क्लियर हो जाएगा, जो डेटा अक्यूमुलेटर में स्टोर्ड था वो आउटपुट रजिस्टर में लोड हो जाएगा। इसी तरह था स्किप इनपुट इफ इनपुट फ्लैग इज सेट, skip output if output flag is set, ऑन इंटरप्ट, ऑफ इंटरप्ट, ये सब आपने देखा ही था। खाली जो D7 I T3 वो वाली बिट एक्स्ट्रा जा रही है वो खाली समझने की, बाकी सब सेम ही है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।